मूवीज ट्राइब प्रस्तुत करता है द बॉय इन स्ट्रिप पजामाज। डायरेक्टर है मार्क हेयरमैन और IMDb रेटिंग 7.7 है। ऐसे नए और अलग मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और हाँ, पक्के से नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ID है movies_tribe। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जर्मनी के बर्लिन शहर में रहता है 8 साल का ब्रूनो। स्कूल की छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ दौड़ते भागते रास्ते में मस्ती करता हुआ वापस घर आया और देखा कि घर में किसी जश्न की तैयारी चल रही है। उसकी माँ एल्सा ने बताया, तुम्हारे डैडी की प्रमोशन हो गई है, अब वो सेना में बड़े अधिकारी बन गए हैं। ब्रूनो के पिता रैल्फ नाजी जर्मनी शूट सेफल ऑर्गेनाइजेशन के अफसर है। इसी सिलसिले में रैल्फ अपने दोनों बच्चों से बात कर रहा है। बच्चों, डैडी की नई प्रमोशन के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, जिसके लिए उन्हें नई जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। बड़ी बेटी ग्रेटल तो समझदार है, लेकिन ब्रूनो अभी छोटा है। वो अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता। मगर जब रैल्फ ने कहा, ब्रूनो तुम तो एक एक्सप्लोरर हो, नई खोज तो तुम्हें पसंद है, वहाँ एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, ये सुनकर वह राजी हो गया। शाम की रखी पार्टी में बहुत सारे सेना अधिकारी और उनके परिवार वाले आए हैं। ब्रूनो के दादा दादी भी शामिल हैं। एल्सा अपने पति की तरक्की से बहुत खुश है। उसका परिवार एक परफेक्ट परिवार का जीता जागता नमूना है। मगर न जाने क्यों रैल्फ की माँ नाखुश है। अगले दिन रैल्फ और उसका परिवार रवाना हुआ। ब्रूनो ने गाड़ी के पीछे से अपने दोस्तों को अलविदा कहा और माँ के सीने से लग गया। एक रात और कई मीलों का सफ़र तय कर ब्रूनो नए घर में पहुंचा। ये घर पहले के घरों से अलग है। यहाँ हर जगह लोहे के कांटेदार तारे हैं। ब्रूनो ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो दूर उसे घर दिखे। उसने माँ से आकर कहा, वहाँ दूर अजीब कपड़ों में मुझे कुछ बच्चे दिखे हैं, क्या मैं उनके साथ खेल सकता हूँ? एल्सा ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। तभी एक आदमी रसोई घर में सब्जियां पहुंचाने आया। उसके कपड़े मैले कुचले हैं, पैरों में बड़े और फटे जूते हैं। उसने धारीदार पजामा पहना है। ब्रूनो ने एल्सा को दिखाते हुए कहा, माँ पीछे फार्म में भी लोगों ने इसी तरह के पजामे पहने थे। एल्सा कुछ देर खामोशी से खड़ी रही, फिर उसने जाकर ब्रूनो के कमरे की खिड़की से बाहर झांका। इसके बाद एल्सा और रैल्फ के बीच अनबन हो गई। तुमने वादा किया था कि घर के आसपास कोई कंसंट्रेशन कैंप नहीं होंगे, तो फिर ये क्या है? इससे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? यहाँ तक कि हमारे किचन में भी काम करने वाला उन्हीं में से एक है। रैल्फ कुछ नहीं बोला। एल्सा ने ब्रूनो को वहाँ जाने से मना कर दिया और उसके कमरे की खिड़की भी पूरी तरह से बंद कर दी। 2 हफ्तों से कमरे में अकेले खेल खेल कर ब्रूनो बोर हो गया। एक दिन वो घर के आंगन में दौड़ रहा है और उसकी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी। वो देखने गया कि वहाँ क्या है। तभी एल्सा की नज़र उस पर पड़ गई और उसने उसे फौरन वापस बुला लिया। खाने के टेबल पर रैल्फ ने बताया कि जल्द ही उन्हें पढ़ाने एक ट्यूटर आने वाला है। पूरा उब चुका ब्रूनो ने एक दिन रैल्फ के जूनियर लेफ्टिनेंट कोटलर से कहा, क्या वो उसे एक टायर दे सकता है झूला बनाने के लिए? तभी उसी पजामे वाले आदमी को कोटलर ने चिल्लाकर बुलाया और झूला बनाने का ऑर्डर दिया। ब्रूनो आदमी के पीछे उसी दरवाजे के रास्ते से स्टोर रूम पहुंचा। वहां ब्रूनो की नज़र एक खिड़की पे पड़ी। कुछ देर तक ब्रूनो अपने नए झूले में झूलता रहा। फिर दूर से उठ रहे काले धुएं को देख वो चौंक गया और जैसे ही उस तरफ देखने के लिए झूले पे खड़े होने लगा, अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर गया। पास ही काम कर रहा उसी आदमी ने उसकी मरहम पट्टी की। उसका नाम पावेल है। ब्रूनो बोला, माँ कहाँ है? वो होती तो मुझे ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाती। पावेल बोला, तुम्हारी माँ बाहर गई है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। ब्रूनो बोला, तुम्हें कैसे पता? पावेल ने कहा, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं एक डॉक्टर था। ये सुनते ही ब्रूनो सोच में पड़ गया और बोला, तो फिर तुम हमारे घर आलू क्यों छीलते हो? बात को टालते हुए पावेल बोला, पर तुम्हें तो एक्सप्लोरर बनना है। तब तक एल्सा आ गई और ब्रूनो को वहाँ से ले गई। अगले दिन से उनकी पढ़ाई शुरू हो गई।
ब्रूनो को एडवेंचरस किताबों की बजाय मोटी मोटी हिस्ट्री की किताबें पढ़ने को दी गई। झूले में बैठे बैठे उस किताब से उसका मन उबने लगा। एक बार फिर उसकी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी जो खुला है। चुपके चुपके स्टोर रूम तक गया और खिड़की के रास्ते जंगल की ओर निकल गया। जंगलों के बीच दौड़ता खेलता वो उसी जगह पहुंचा जो उसे अपने कमरे की खिड़की से दिखी थी। कांटीले तारों के उस पार एक बच्चा बैठा है। ब्रूनो ने उसे हेलो कहकर अपना नाम बताया। उसका नाम सैम्यूल है। ब्रूनो ने कभी ऐसा नाम पहले नहीं सुना था। फिर उसने पूछा, तुम्हारे कमीज़ पे नंबर क्यों है? तुम लोग यहाँ कौन सा गेम खेल रहे हो? सैम्यूल बोला, ये तो यहाँ सबको मिलता है। ब्रूनो थोड़ा मायूस हो गया कि वो वहाँ इतने बड़े घर में अकेला है, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं, और यहाँ सैम्यूल के साथ खेलने के लिए कितने सारे लोग हैं। तब सैम्यूल बोला, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? ब्रूनो ने ना में सर हिलाया। तभी हूटर बज उठा और सैम्यूल हड़बड़ा कर उसे बाय बोलकर चला गया। अगले दिन अपने फुटबॉल और चॉकलेट लेकर ब्रूनो दोबारा वहाँ गया और सैम्यूल का इंतज़ार करने लगा, मगर आज वो नहीं आया। इंतज़ार कर रहा ब्रूनो माँ के बाज़ार निकलते ही जंगल की तरफ भागा। किस्मत से आज उसका नया दोस्त सैम्यूल वहाँ मौजूद है। ब्रूनो ने पूछा, तुम सबके कपड़े एक जैसे पजामा क्यों है? सैम्यूल बोला, सोल्जर्स हमारे सारे कपड़े ले गए। मुझे सोल्जर्स बिल्कुल नहीं पसंद। और तुम्हें? मेरे पापा भी एक सोल्जर है, पर वो अच्छे वाले हैं। वो तो इस तरह किसी के कपड़े नहीं लेते। वो दुनिया को एक अच्छी जगह बना रहे हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उनकी घड़ी की दुकान थी, पर अब वो सिर्फ लोगों के जूते सिलते हैं। फिर ब्रूनो ने चिमनी की ओर देखते हुए पूछा, यहाँ क्या जलाया जाता है? बहुत बदबू आती है। पता नहीं, हमें वहाँ जाना मना है, सैम्यूल बोला। जब ब्रूनो ने उसे अपने साथ घर चलने को कहा, सैम्यूल ने कहा, मैं इस तार के पार नहीं जा सकता। अब तक ब्रूनो को लगा था कि ये जानवरों को रोकने के लिए है, पर तुमने ऐसा क्या किया है? सैम्यूल बोला, क्योंकि मैं एक ज्यूस हूँ। ब्रूनो को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ट्यूटर से उसने पढ़ा था कि ज्यूस बहुत बदमाश होते हैं, बुरे होते हैं। ब्रूनो बाय बोलकर चला गया। घर आकर उसने माँ पापा से भी कहा। उस दिन चिमनी से तेज़ बदबू आ रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब ब्रूनो रोज सैम्यूल से मिलने जाने लगा। आखिरकार दोनों 8 साल के बच्चे ही तो हैं। सुबह फिर से आसमान काले धुएं से भर गया। एल्सा को बदबू से परेशान होता देख लेफ्टिनेंट कोटलर ने कहा, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप के ज्यूस लोगों को इकट्ठे जलाया जाता है। ये किसी भी इंसान के लिए सामान्य बात नहीं थी। उस दिन एल्सा की रैल्फ से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। एल्सा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पति के ऑर्डर पे ऐसे काम भी होते हैं। रैल्फ अपनी सफाई में कहने लगा, मैं एक जर्मन सोल्जर हूँ, तुम मुझसे और क्या चाहती हो? ये सब मेरे काम का हिस्सा है। इसे जितना जल्दी मान लो उतना अच्छा होगा। उसके अगले दिन एल्सा रैल्फ से ठीक से बात नहीं कर रही। खाने की टेबल पे वाइन डालते हुए पावेल से थोड़ी वाइन छलक कर गिर गई, जिसके लिए लेफ्टिनेंट कोटलर ने उसे ज्यूस होने की गाली दी और बहुत मारा। ब्रूनो रोता हुआ ग्रेटल के कमरे में आया। सिर्फ 4 साल बड़ी ग्रेटल ने समझाया कि पावेल के साथ जो हुआ वो उसकी गलती की वजह से है। वो एक ज्यूस है और ज्यूस लोग बहुत बुरे होते हैं। पीछे कैंप में भी ज्यूस को ही पकड़ कर रखा जाता है। वो हमारे दुश्मन हैं। छोटा ब्रूनो समझ नहीं पा रहा कि सारे ज्यूस कैसे गंदे हो सकते हैं, और डैडी ऐसी जगह की इंचार्ज क्यों है? क्या डैडी वाकई में अच्छे हैं? पल पल सैम्यूल का चेहरा उसके सामने आने लगा। वो तो मेरा दुश्मन नहीं, दोस्त है। पावेल भी तो बुरा नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे सब खामोश है। एल्सा उस बात से अब तक उभर नहीं पाई है। शायद इसी वजह से रैल्फ की माँ नाखुश थी। उन्हें भी इस कंसंट्रेशन कैंप के बारे में पता होगा। सुबह रैल्फ के ऑफिस में प्रोजेक्टर से कंसंट्रेशन कैंप की वीडियोस दिखाई गई, जहां ज्यूस लोगों के लिए अच्छे इंतज़ाम हैं, बच्चों के लिए पार्क है, सबके लिए कैंटीन, सब खुश हैं। ऊपर से छुपकर ब्रूनो ये सब देख रहा है और रैल्फ के बाहर आते ही उसे कस कर पकड़ लिया। उसने अपने पापा को गलत समझा था। वो तो कितने अच्छे हैं।
सब ज्यूस उनके कैंप्स में कितने खुश हैं। सैमुअल भी खुश होगा। तभी अचानक उसे अपने घर में ग्लास साफ करते हुए सैमुअल दिखा। ब्रूनो की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे तुम यहाँ कैसे? सैमुअल बोला, मुझे काम करने के लिए लाया गया है। सामने रखे बिस्किट को देखकर सैमुअल ललचाने लगा। ब्रूनो ने बिस्किट उठाकर उसे दे दी। इतने में लेफ्टिनेंट कोटलर वहाँ पहुँच गया और उसे बिस्किट खाते देख गुस्से से चिल्लाने लगा। सैमुअल डरते हुए बोला, मुझे ब्रूनो ने दिया है क्योंकि हम दोस्त हैं। इधर ब्रूनो भी डरा हुआ है। अब सबको पता चल जाएगा कि वो पीछे के रास्ते कैंप जाता है। घबरा कर उसने कह दिया कि वो उसे नहीं जानता और कमरे में आ गया। उसे बहुत बुरा लग रहा है। वो रोने लगा और भागते हुए वापस किचन आया, लेकिन सैमुअल वहाँ नहीं था। उसे लगा शायद वो वापस कैंप चला गया। उससे माफ़ी मांगने वो कैंप आया, पर वहाँ भी वो नहीं दिखा। कई दिनों तक वो रोज़ वहाँ आता और एक दिन उसे सैमुअल बैठा दिखा। ब्रूनो खुशी से उसके पास आया। उसकी दाईं आंखें पूरी सूजी हुई है। लेफ्टिनेंट कोटलर ने उसे मारा होगा। ब्रूनो ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने एक दिन वीडियो देखा था कि जिसमें यहाँ के कैंप के लोग खुश हैं, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? सब कहते हैं कि ज्यूस बुरे हैं, हमारे दुश्मन हैं, और वो अंकल भी कितने डरावने थे, इसीलिए मैं डर गया था। मुझे माफ़ कर दो। क्या हम अभी भी दोस्त हैं? भोले सैमुअल ने उसकी ओर हाथ मिलाने को बढ़ा दिया। यहाँ एक तो एल्सा की दिमागी हालत ख़राब होती जा रही है, ऊपर से खबर आई कि दादा दादी पे बॉम्ब गिरा है। दादी नहीं रही। रैल्फ और एल्सा के झगड़े भी बढ़ने लगे। छोटे ब्रूनो के दिल दिमाग में ये बातें क्या असर कर रही है, किसी को नहीं पता। बस सैमुअल ही है जिसके साथ समय बिताकर उसे अच्छा लगता है। दुनिया की छल कपट से दूर एक मासूम दोस्ती पैदा हुई है। शाम हो आई है, मगर दोनों में से किसी को वापस जाने का मन नहीं। दोनों को ये दोस्ती अनमोल है। इधर एल्सा की काबू से बाहर होती हरकतों को देख रैल्फ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। तुम एक नाजी अफसर की बीवी हो, तुम्हें लोग देख रहे हैं, मेरे जूनियर सीनियर सब तक बात पहुंच जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। लेकिन एल्सा को कहाँ इन सब बातों का ध्यान होगा। उसे जो घर परफेक्ट लगा था, उस पे कितने लोगों के खून के धब्बे लगे हैं। शायद वो अब कभी अंदर से ठीक ना हो पाए। एक दिन बच्चों को बुलाकर रैल्फ ने बताया कि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से जल्द उन्हें उनकी माँ के साथ कहीं और शिफ्ट होना होगा। पर अब ब्रूनो यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो फिर से एक दोस्त को नहीं खोना चाहता। जब मायूस होकर उसने सैमुअल को ये बात बताई, सैमुअल ने पूछा, तो तुम कब तक वापस आओगे? कभी नहीं, ब्रूनो बोला। फिर सैमुअल ने कहा, मेरे पापा कल से लापता है, पता नहीं कहाँ चले गए। ब्रूनो बोला, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने में मदद करूँगा। पिछली बार तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी थी, इतना तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, पर कैसे? तभी ब्रूनो के हाथ में पकड़ी लकड़ी मिट्टी में धंस गई और उसे आइडिया आया कि यहाँ की मिट्टी खोदकर तार के नीचे से वो उस पार जा सकता है। सैमुअल भी खुश हो गया। लेकिन इस तरफ आने के लिए तुम्हें पजामा पहनना होगा। ठीक है, तो मैं कल पजामा लेकर आऊँगा और तुम मेरे लिए सैंडविच लेकर आना। ब्रूनो कल मिलने का वादा करके घर लौट गया। उसे रात भर जोश में नींद नहीं आई। यहाँ सैमुअल भी जागता रहा। अगले दिन एल्सा को बच्चों के साथ यहाँ से रवाना होना है। ब्रूनो ने सैमुअल के लिए एक बड़ा सा सैंडविच अपनी पैंट में डाल ली और आखिरी बार झूला झूलने के बहाने बाहर निकल आया। सैमुअल उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। सैमुअल तो उसके लिए पजामा ले आया, लेकिन ब्रूनो से सैंडविच कहीं रास्ते में ही गिर गई। सैमुअल ने कहा, कोई बात नहीं। ब्रूनो ने जल्दी से पजामा पहना, सर पे टोपी लगाई और ज़मीन खोदकर उस तरफ चला आया। अब दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। कांटेदार तार का इस पार और उस पार का वो फर्क दोनों ने मिटा दिया। इधर पूरे घर में ब्रूनो को ढूंढा जा रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ऑफिस में चल रही रैल्फ की मीटिंग को बीच में रोककर एल्सा ने कहा, ब्रूनो खो गया है। यहाँ कैंप में सैमुअल के पापा को ढूंढते ढूंढते ब्रूनो ने देखा कि जैसे पापा के वीडियो में कैंप दिखाया गया था, ये तो वैसा नहीं है। जैसे स्टोर रूम में सामान ठूसे जाते हैं, यहाँ कमरों में लोग ठूसे हुए हैं। न कैंटीन है और न ही पार्क। उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा।
इधर रैल्फ संग सब पीछे के दरवाजे से उस खिड़की तक पहुंचे जहां से ब्रूनो आना जाना करता है। नीचे उसकी सैंडविच पड़ी है। अचानक ब्रूनो और सैमुअल एक भीड़ के बीच में फंस गए। भीड़ को कहीं ले जाया जा रहा है। वो इतने छोटे हैं कि उनके बीच से निकल भी नहीं पा रहे। तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई। इधर जंगल के रास्ते से होते हुए वो लोग ब्रूनो के उतरे कपड़े तक पहुँचे। रैल्फ ने हर एक कैंप की छानबीन शुरू करवा दी, मगर ब्रूनो कहीं नहीं है। भीड़ के साथ चलते चलते दोनों एक बड़े से कमरे में पहुँचे। ब्रूनो ने सैमुअल से कहा, अभी हम ठीक जगह है, बाहर बारिश हो रही है ना, एक बार बारिश रुक जाए तो तुम्हारे पापा को ढूंढेंगे। तभी पीछे से एक सोल्जर की आवाज़ आई, सभी अपने कपड़े उतारो। ब्रूनो की माँ उसके कपड़े हाथों में लिए करहाते हुए आवाज़ें दे रही है। रैल्फ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये क्या कर दिया उसने? जो गड्ढा उसने दूसरों के लिए खोदा था, आज वो खुद उसी गड्ढे में है। इधर डर कर ब्रूनो और सैमुअल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वो आसमान में फैलती उसी धुएं का हिस्सा बन गया और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।